वर्धन नम और खुरदुरी जमीन पर पड़ा हुआ था। मिट्टी की गंध वाली घुटन भरी हवा उसकी सांसों में बह रही थी। यहां चारों तरफ अंधेरा था। बस उससे कुछ दूर एक छोटा सा कुंड जल रहा था, जिससे आसपास पीली और लाल सी रोशनी थी। उससे कुछ दूर एक मुहाने पर कुछ साए आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर तक उसकी आंखें धुंधला रही थी और बहुत देर तक उसका दिमाग सुन्न था। अरे वर्धन, उसके पास ही कोई फुसफुसाया। वर्धन ने आंखें मिचमिचाते हुए उधर देखा। तुम्हारी स्मार्ट वॉच काम कर रही है? सालों ने मेरी तो शायद तोड़ दी। ये टिम था जो अपनी कलाई घड़ी को जांच रहा था। वर्धन ने अपना घूमता हुआ सा सिर संभाला और अपनी कलाई देखी। हाँ, शायद ठीक है। उसका मुंह बहुत कड़वा हो रहा था। टिम सरता हुआ उसके पास आया। बहुत वक्त लिया तुमने होश में आने में। कहता हूं ना, थोड़ा पीना भी अच्छा होता है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। वर्धन उठकर दीवार के सहारे बैठ गया। तुम कब जागे? बस 2 ही मिनट हुए होंगे, टिम ने कहा। ये हमें कहाँ ले आए हैं? वर्धन ने आसपास देखते हुए कहा। जहां तक देख सकता है, एक विस्तृत गुफा जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठंडा, अंधेरा और सीलन भरा। पता नहीं, लेकिन हम अंडरग्राउंड हैं। क्यों? टिम ने गंदा सा मुंह बना लिया। साला क्रिमिनल्स तो ये हैं। हमें क्यों अंडरग्राउंड कर रहे हैं? वर्धन ने उसे कुछ देर घूरा और फिर, मेरे कहने का मतलब है कि हम जमीन के नीचे हैं, उसने सपाट लहजे में कहा और दोबारा अपनी कलाई की ओर देखा। ओह, आई विश कि अर्जुन को पता हो कि हम कहाँ हैं, टिम ने कहा। वर्धन उसकी तरह परेशान नहीं था। उसे जरूर पता होगा। जब उसे यह पता था कि आर्यन हमें धोखा देगा, हमें अपने अड्डे पर ले जाएगा, तो यह भी पता होना ही चाहिए कि हमें कहां ले जा सकता है। आज सुबह घर से निकलते वक्त अर्जुन ने ही वर्धन को सलाह दी थी कि वो आर्यन पर भरोसे का नाटक कर ही डाले। बस एक यही तरीका रह गया था जिससे कि वो आर्यन या उसके कुल के अड्डों तक पहुंच सकते थे। टिम और वर्धन की आंखें अब इस हल्के अंधेरे में बेहतर देख सकती थी। ये एक अंधेरी, समतल और खुली सी जगह थी, लेकिन शायद जमीन के नीचे इसकी हर दीवार और कोने पर कई सुरंगों के मुहाने देखे जा सकते थे। मानो कितनी ही सुरंगें इस खाली जगह पर आकर खुलती हों। इसकी दीवारों पर कुछ अजीब से आलेखन और चित्र थे, और जहां नहीं थे वहां भी पेड़ों की जड़ों का जाल फैला हुआ था। छत से भी कितनी ही तरह की जड़ें नीचे लटक रही थी। कहीं कहीं उन जड़ों के छोर से पानी भी बूंद बूंद कर टपक रहा था। वर्धन ने दीवारों पर उकेरे चित्रों को ध्यान से देखा। इनमें से केवल एक ही चित्र वर्धन समझ पाया था, जो शिवलिंग जैसा दिख रहा था। इसके अलावा वहां बड़े बड़े गंडासे थे, जिनकी धार खून से सनी हुई थी। उन्हें देखकर एक अलग ही खौफ पैदा हो रहा था। ऐसे हथियार तो रामायण की अशोक वाटिका वाली राक्षसियों के हाथों में दिखते थे ना। वर्धन फुसफुसाया। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? टिम ने झिड़क दिया। कमीने कहीं उसी गंडासे से हमारी गर्दनें ना काट दे। उसने छत की ओर चेहरा कर आहसी भरी। बचा ले रे अर्जुन। उसी समय वे साए भी मुहाने से इस तरफ बढ़ने लगे। इनमें एक साया जरूरत से ज्यादा ही लंबा दिख रहा था। उसकी लंबाई 7 फुट से तो अधिक ही रही होगी। इसका अंदाजा वर्धन और टिम दोनों लगा सकते थे। वह दुबला भी बहुत था, और जैसे ही कुंड की रोशनी के दायरे में वह आया, उसे देखकर वर्धन और टिम दोनों ही डर गए। ये जैसे कोई जीता जागता नरकंकाल था, जिसकी खाल उसकी हड्डियों से लगभग गायब हो गई थी। बस एक झीना सा खोल बाकी रह गया था इन हड्डियों पर त्वचा का। उसकी आंखों के गोले भी सामान्य से अधिक बड़े और ठीक वैसे ही दिख रहे थे जैसे इंसानी खोपड़ी की हड्डी में आंखें लगा दी गई हों। सिर पर बालों का भी यही हाल था। कहीं थे और कहीं नहीं। वो आर्यन और मानव के साथ इनके सामने आकर ठहरा। उठ गए? बस उसकी आवाज काफी रौबीली थी। वो उकड़ू होकर जब इनके सामने बैठा तो सैकड़ों हड्डियों के चटकने सी आवाजें उसके शरीर से निकल रही थी। उसकी दशा पर वर्धन और टिम का दिल एक साथ बोल उठा। अबे तू जिंदा ही क्यों है? तुम दाजू को खोज रहे थे ना? उस आदमी या वह जो कुछ भी था, उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मैं हूं दाजू, कहो। अजीब बावलापन झलक रहा था उसके लहजे में।
वर्धन या टिम, दोनों के लिए उसे जवाब देना जैसे जरूरी ही नहीं था। किसी तरह टिम ने साहस किया। हमें यहां क्यों लाया गया है? क्योंकि तुम मुझसे यानी दाजू से मिलना चाहते थे। कहो, क्या बात थी? वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। टिम ने नकार सा दिया। तुम दाजू हो? हां, क्यों नहीं? दाजू कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक उपाधि है, हर उस व्यक्ति के लिए जो 2 से अधिक पीढ़ियों तक जिंदा रहा हो। क्या? वर्धन के मुंह से अनायास ही निकला। तो तुम ही हो जिसके पिता ने वो कांड कर चंद्रिका को माई से जोड़ दिया था। उसकी गर्दन ना में हिली। वो मैं नहीं था, वो तो मुझसे पहले हुए थे। उन्हें तो हम सभी ढूंढ रहे हैं ताकि और सीख सकें। उसने अपनी बाहें आगे फैलाई, जिनमें खाल का खोल भी अब सूखने लगा है। देखो ना, मैं वो होता तो अब तक नया शरीर ना धारण कर लेता। वर्धन समझ गया कि आर्यन ने ये बात तो सही ही बोली थी कि वो उस वाले दाजू को खो चुके हैं, लेकिन वो तो मर गए हैं ना? वर्धन ने पूछा। नहीं, लेकिन हमें तो आर्यन ने यही बताया था। टिम ने बीच में कहा। बूढ़े ने कुछ विचार किया और उसने कहा होगा कि शरीर छोड़ दिया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये नहीं कहा होगा। वर्धन और टिम की आंखें आपस में मिली। इनके बारे में जितना जानो कम है। वो फसादी अपार्टमेंट ही क्या कम था जो ये चंद्रिका और उसके बाद उसका ये मनहूस कुल। हमें चंद्रिका से मुक्ति चाहिए। वर्धन कुछ संभल कर बैठा। वो हमें पता है, लेकिन क्यों चाहिए? बूढ़े के चेहरे के अजीब से भाव और बढ़ गए। तुम उससे क्यों भयभीत हो? क्यों, तुम नहीं हो? टिम का भी साहस बढ़ गया था और अब वो मान चुका है कि ये जीता जागता कंकाल बात करने लायक है। हम नहीं है। बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ और दोनों हाथ फैलाते हुए। हम में से कोई भी भयभीत नहीं है। उसके कहने के साथ ही गुफा के मुहाने से सैकड़ों लोग इस गुफा में दाखिल होने लगे। अलग अलग कदकाठी और पहनावा पहने स्त्री पुरुष, बूढ़े और कुछ बच्चे भी, जो शायद अब अपनी किशोरावस्था में होंगे। इन सभी के चेहरों पर एक खास किस्म का नकाब था। शायद ये अपनी पहचान एक दूसरे को भी नहीं बताते थे। ये नर ककांग सा आदमी जो खुद को दाजू कह रहा था, वो वर्धन और टिम को छोड़कर अपने लोगों के बीच चला गया। वो सब कुंड के आसपास एक घेरा बनाने लगे। उनकी बातों की भुनभुनाहट यहां तक सुनाई दे रही थी। वर्धन ने पूरे ध्यान से सुना, तब भी केवल 2 लफ्ज ही समझ सका, अमावस्या और आह्वान। वर्धन को ध्यान आया कि आज अमावस्या की रात है, जिस रात अर्जुन के दोस्तों ने अपनी दोस्त की आत्मा से बात करने की कोशिश की थी। वो भी अमावस्या की ही रात थी। ओ गॉड! तभी वह चौंका और उसके बोलते ही टिम भी चौंक गया। अब क्या हो गया यार? ये इस तरह के कल्ट चलाने वाले एक खास समय पर ही आह्वान करते हैं, और इन लोगों का वो खास दिन या रात शायद अमावस्या हो। उसने टिम की तरफ देखा। टिम ने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और उस रात अर्जुन के दोस्तों ने आह्वान किया तो वो भी तो अमावस्या की ही रात थी। हाँ, वर्धन ने कहा, यानी उस रात असल में आह्वान हुआ था, लेकिन करने वाले अर्जुन के दोस्त नहीं बल्कि ये लोग थे। ये सब लोग यहाँ आह्वान कर रहे थे, लेकिन चंद्रिका वहां उनके सामने आ गई। वर्धन ने अब कड़ियां जोड़नी शुरू की। अब जो भी है, इस समस्या का हल इन्हीं के पास है, लेकिन बात यह है कि ये हमारी मदद करेंगे या नहीं। टिम की आंखें उस कुंड के पास रखे गंडासों पर गई, जिन पर अब भी खून के सूखे निशान बाकी हैं। वह चुप हो गया। वर्धन ने भी उस तरफ देखा और निराश सा हो गया। अब तो केवल अर्जुन ही इन्हें बचा सकता है, वो भी तब जब वो इन्हें ढूंढ सके, वो भी तब जबकि वो खुद सुरक्षित हो। सही फंसे यार। तकरीबन 35 मिनट के बाद अर्जुन एक बड़े से अस्पताल के जनरल ओपीडी में अपने हाथों पर पट्टियां करवा रहा था। गुस्से में वैन पर चल गए उसके मुक्कों से उसके हाथों की पिछली खाल बुरी तरह छिल गई थी। उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त भी उसकी आंखों में चंद्रिका का वही लुभावना चेहरा छाया हुआ था। वो क्यों उसे देखकर इस तरह मुस्कुराती है? क्यों वो उसे ऐसे बेचैन कर देने वाले एहसास कराती है? अगर ये लगाव ही है तो फिर क्यों जब अर्जुन खुद उसके करीब जा रहा था तो वो अपने विभत्स रूप में बदल गई? आखिर चाहिए क्या उसे मुझसे?
उसका अंतर पूछ उठा। इधर 22 साल की ये खूबसूरत नर्स उसके दूसरे हाथ में पट्टी कर रही थी, जिसके दौरान उसका ध्यान अर्जुन के जख्मों पर कम और उसके चेहरे, उसकी सुडौल मांसपेशियों, कमीज के खुले ऊपरी 2 बटनों पर ज्यादा था। अर्जुन के सीने पर कुछ अजीब से खरोचों के नीले निशान बने हुए हैं, जिन्हें वह चोरी से देख चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह पुलिस इंस्पेक्टर कितना जख्मी है। क्या आपको कहीं और भी चोट आई है? सुरीली, नर्म सी आवाज में इस सवाल पर अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आया तो देखा कि इस नर्स की आंखें उसकी कमीज के खुले ऊपरी बटन से उसके सीने को ताड़ रही हैं। नहीं, उसने रूखाई से जवाब दिया और बटन लगाते हुए आसपास अपनी सगाई की वो अंगूठी ढूंढने लगा, जो पट्टी करने से पहले उसे उतारनी पड़ी थी। वो नहीं चाहता कि कोई भी डॉक्टर उससे इन निशानों के बारे में सवाल करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस नर्स के उसे ताकने की वजह कुछ और ही थी। अंदर ही अंदर उस पर बुरी तरह आकर्षित होती जा रही ये लड़की बड़ी मुश्किल से अपने पेट में उड़ती तितलियों को काबू कर पा रही थी। उसकी तरफ ना देखते हुए भी अर्जुन जानता था कि ये लड़की उसे ही घूरे जा रही है और उसे बस जल्द से जल्द निकलना था यहां से। क्या मैं जान सकती हूं कि आपको ये चोटें कैसे लगी? इस बीच अर्जुन को वह अंगूठी मेज के कोने पर दिख ही गई। जी नहीं, कहते हुए उसने अंगूठी उंगली में फंसा ली। तू मेरा तबादला काला पानी में करा कर ही रहेगा अर्जुन। अर्जुन कॉल पर सिन्हा की बकबक सुनता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा। मतलब कोई ना कोई कांड होना ही है जब भी अर्जुन राजपूत का नाम शशांक के साथ आए। आई टोल्ड यू सर कि शशांक ने भागने की कोशिश की थी। अगर मैं बीच में ना पड़ता तो उसने पांडे को भी जान से मार देना था। लेकिन अभी जो हवलदार राधे के साथ हो गया है उसे कैसे जस्टिफाई करूं? आखिर उसने खुद को ही गोली क्यों मारी? सिन्हा किलसा पड़ा था। अर्जुन केवल उंगलियों के पोर से माथे को मलता रह गया। उसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। वेल, दूसरी टीम निकल चुकी है, वो तुम्हारे पास पहुंच ही रही होगी, लेकिन इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वैसे ही कमिश्नर पर प्रेशर आ रहा है कि तुम पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। उसने कॉल काट दी। ये गलती उसकी नौकरी के साथ इज्जत भी ले जाएगी। कुछ सोचकर अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। क्या उसे ये बात सिन्हा को बता देनी चाहिए? नौकरी तो वैसे भी गई ही समझो। नौकरी क्या, यहां तो जिंदगी का ही भरोसा नहीं है, उसके मन ने कहा। होठों को काटते हुए वह विचार कर ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। अरे यार वर्धन! उसने अपने मोबाइल पर उसकी लोकेशन ट्रैक की, जो कि वह दोपहर से कर ही रहा था। शहर की एक मशहूर बिल्डिंग के बाद इस वक्त उनकी वर्तमान लोकेशन है अपार्टमेंट। ये लोकेशन देखकर वह चौंक सा गया। उसने तुरंत वर्धन और टिम को बारी बारी कॉल किया, लेकिन दोनों के ही नंबर बंद आ रहे हैं। शायद उनके फोन ले लिए गए हों या टूट गए हों। वो खतरे में भी हो सकते हैं। अर्जुन तुरंत जाने के लिए खड़ा हुआ था कि उसके तेज कदम फिर ठिठक गए। पांडे का डिस्चार्ज और राधे की लाश भी तो वैन में ही पड़ी होगी। राधे के परिवार को अब तक उसकी मौत की खबर मिल चुकी होगी और वो लाश जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल पहुंचनी भी जरूरी है। लेकिन तब तक वर्धन या टिम भी लाश में बदल गए तो वो किसी नतीजे पर पहुंचता उससे पहले ही सामने से पांडे का डॉक्टर कलाई घड़ी में समय देखता हुआ तेजी से इसी तरफ आता दिखा। उसके हाथ में काले रंग का एक बड़ा सा बैग था। 1 मिनट डॉक्टर। अर्जुन उसके रास्ते में आ गया। यस, वो सकपकाकर वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर कहीं पहुंचने की जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। वो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना था तो पांडे के डिस्चार्ज के लिए दूसरी टीम यहां पहुंच जाएगी। नो इशू, उसने तुरंत ही कहा और अर्जुन के चेहरे पर आंखें टिकाए हुए, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, लेकिन वह कैसे कहे कि उस वैन में एक लाश पड़ी हुई है जिसे दूसरी टीम के सुपुर्द करना है। सिन्हा ने इस बारे में अभी जिक्र करने के लिए मना किया है। गलती से भी खबर मीडिया तक पहुंच गई तो रात के इसी वक्त पंचायत करनी होगी। अर्जुन शब्द ढूंढ ही रहा था कि उस डॉक्टर का मोबाइल झंझना उठा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, कहते हुए उसने एक कोने में जाकर कॉल उठा ली। आधा मिनट बात की और तेजी से अर्जुन के पास लौटा। मैं किसी स्टाफ को आपकी हेल्प के लिए भेजता हूं, लेकिन मुझे जरा डेड अर्जेंट कहीं पहुंचना है तो प्लीज। नो इशू, इस बार अर्जुन को कहना पड़ा।
वो डॉक्टर वैसे ही दौड़ता हुआ सा अस्पताल से बाहर निकल गया। किससे हेल्प लूं यार? उसी वैन को ले जाऊं? अर्जुन अपनी सोच में गुम दरवाजे पर खड़ा था कि सामने से वही खूबसूरत नर्स उसे आती दिखाई दी। आज इसको भी कोई काम नहीं है सिवाय अर्जुन के पीछे मंडराने के। वो शर्म से लाल हो रहे गालों के साथ इसी तरफ आ रही थी। सर, डॉक्टर ने आपसे बात करने को कहा था। आपके दोस्त का डिस्चार्ज कौन? आपके पास गाड़ी है? अर्जुन ने उसकी बात पूरी ना होने दी। नर्स ने किसी उलझन में हाँ में सिर हिला दिया। मुझे चाहिए। नर्स ने तुरंत अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर उसे दे दी। पूछा भी नहीं क्यों। अर्जुन को उसकी मासूमियत पर तरस आ रहा था। थैंक्स, डरना मत, लेकर भागूंगा नहीं। वह मुस्कुराया। कोई बात नहीं। नर्स शर्माते हुए मुस्कुरा गई। और पांडे के डिस्चार्ज के लिए एक दूसरी टीम आ रही है, कहते हुए अर्जुन ने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर उसे थमा दिया बेहद जल्दबाजी में। ये मेरा नंबर है स्वीटी। अगर मैं ना लौटा तो लोकेशन ट्रैक करके अपनी गाड़ी उठवा लेना। उसके गाल को हल्के से चूमकर वो बाहर निकल गया। उसे धन्यवाद करने का शायद यही सबसे बेहतर तरीका था। उस नर्स की मदद पर उसे जो खुशी हो रही थी वो पार्किंग में पहुंचते ही धुना हो गई। अरे यार नहीं,